जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी, आरओ और आगामी जो भी परीक्षाएं हैं जहां पर भी जीएस वगैरह पूछा जाता है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। ये बेसिकली पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का वीडियो है। ठीक है, इसमें मैं जीएस दृष्टि जो घटना चक्र की है उसके जो भी जितने भी सारे फैक्ट्स हैं प्लस जो मुझे जो मेरे नोट्स वगैरह से जो सम्मिलित चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको देखिए, ये आने वाली जितनी भी आपकी परीक्षाएं हैं, जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ये इसका पहला पार्ट है। इसके पहले मैंने हिस्ट्री का वो करवा रखा है, 10-12 वीडियो हैं, उसको देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। ठीक है, हिस्ट्री का करवा रखा है मैंने, ज्योग्राफी का करवा रखा है मैंने, पॉलिटी का भी करवा रखा है 1-2 वीडियो। तो ये सारे आप देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। ठीक है, अगर आप मार्केट से ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं इसको करवा दूंगा। ठीक है, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, पीडीएफ वगैरह और अन्य चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ, तो उसको भी आप ज्वाइन करके रखिए। कुछ डाउट है तो वहाँ से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आप। ठीक, चलिए। ठीक है, तो ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, सबसे पहले जानिए कि पर्यावरण क्या है। ठीक है, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, परि धन आवरण। ठीक, परिधन आवरण, यानी कि परि का मतलब हुआ कि जो हमारे चारों तरफ आवरण है वही क्या है, पर्यावरण है। ठीक, तो ये एक बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है पर्यावरण। ठीक है, ये पर्यावरण और सतत विकास के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं। जैसे ये पर्यावरण की परिभाषा दी गई है, वस्तुओं और जीवों का समूह जो हमारे चारों ओर घिरा हुआ है, जो मैंने बताया आपको। ठीक है, पर्यावरण। ठीक, जीवों से, जीवों को चारों ओर से घेरे हुए जो आवरण है वही पर्यावरण है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पर्यावरण हो गया। ठीक है, वैसे मैंने घटना चक्र की एक पर्यावरण पारिस्थितिकी की मैंने पूरी वो करवा रखी है। ठीक है, उसको भी आप देख लेंगे और इसको देख लेंगे, दोनों मिलाकर देखेंगे तो आपके पर्यावरण पारिस्थितिकी का जितना जो भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादातर प्रश्न रिपीटेड होते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो करंट से रिलेटेड, कुछ ऐसा चीज़ हुआ जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित है करंट, वो आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसमें सामान्य परिभाषा, ये परिभाषा कहीं पूछी नहीं जाती, लेकिन याद रखिए कहीं मेंस में हो सकता है लिखने को काम आ जाए। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, जीव, जो जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से, ये सब पर्यावरण कहलाता है, ये जितने भी हैं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। उसके अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक, चाहे वो जैविक हो अजैविक हो, दोनों दशाओं में ही अंतःक्रिया वो है वो सम्मिलित होती है पर्यावरण में। ठीक है, मतलब वहाँ पे जैविक भी है, अजैविक तत्व भी हैं। ठीक है, पर्यावरण के प्रकार कितने होते हैं, तो पर्यावरण के प्रकार जैसे आधारभूत संरचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जैसे भौतिक, जिसको आपकी अजैविक कह सकते हैं, यानी कि जिसमें कोई मतलब जीवन नहीं है इस तरीके से। ठीक, और एक होता है जैविक, जिसमें कि आप जीवन होता है, नाम से ही पता लग रहा है जैविक, यानी कि जीव से संबंधित। ठीक, तो ये वनस्पतिक और ये जंतु इसमें आते हैं। इसमें जो है आपका ये पर्यावरण जो स्थल मंडली हो गया, वायुमंडली हो गया, जल मंडली हो गया, ये सब भौतिक वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें देख लेते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी हैं, इनको जरूर देखिएगा। ये जो है ना, ये वाले प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं, इनमें बहुत अंतर नहीं आता है। अगर आप पीवाईक्यू देख लेंगे उठा के, घटना चक्र का जो पर्यावरण पारिस्थितिकी का जो पीवाईक्यू है, पूर्वावलोकन है, उसको पूरा देख डालेंगे, पूरा आप उसको पढ़ डालेंगे, तो आपका इससे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से प्रश्न नहीं गलत होगा। 95% प्रश्न आप कर ले जाओगे। देखिए, इसमें जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, ये बहुत आता है मैचिंग में, मतलब जाने कितनी बार पूछा गया है मैचिंग में, सीधे भी मैचिंग में भी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब हुआ था, 1985 में। 2014 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तो ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, नाम क्यों बदला गया वो आप समझ सकते हैं। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा एक वैश्विक मुद्दा है। ठीक है, उसको इसमें जोड़ दिया गया। देखिए, जीवाणु का पर्यावरण और वृक्ष का पर्यावरण, ये लघु स्तर है, ये बृहद स्तर है। ठीक है, ये पर्यावरण के जो विविध पक्ष हैं उसको देख लीजिए आप। बहुत ये डायग्राम से बहुत बढ़िया से समझाया गया है, तो आपको एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कारक संसाधन के रूप में, नियंत्रक के रूप में। ठीक, जैविक मैंने बताया कि 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। विभिन्नताओं के कारण बोलते हैं ना कि बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहीं कुछ पाई जाती है, कहीं कहीं मतलब बहुत अधिक है, कहीं बिल्कुल ही नहीं है। आप रेगिस्तान वगैरह में चले जाइए, वहाँ आपको बहुत कम मिलेगी जैव विविधता। लेकिन वही चीज़ अगर आप
ऐसे जगह पे जाइए जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है और वहाँ पे वनों की संख्या अधिक है, तो वहाँ पे आपको जीव जंतु, पौधे, कीट, ये सब जो हैं मैक्सिमम उसमें पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर आप वर्षा वन जो अमेज़न का जंगल वगैरह है, यहाँ पे अगर चले जाएंगे तो आपको ये मतलब भर भर के जैव विविधता मिलेगी। लेकिन जलवायु परिवर्तन जो है ये, और जो शहरीकरण है, जो मानव संसाधन का जो अतिदोहन हो रहा है, ठीक है, उनका जीव जंतुओं का जो प्राकृतिक पर्यावास है वो नष्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जितनी भी जैव विविधता है वो सब घटती हुई चली जा रही है। WWF की एक रिपोर्ट है, मैं बताता हूँ, मेंस में काम आएगा, कहीं भी लिखने के लिए आप नोट कर लीजिएगा ये फैक्ट। पिछले 5 दशक में लगभग पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, 69% की जैव विविधता समाप्त हो चुकी है 5 दशक में। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि आने वाला जो 5 दशक है उसमें क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, भगवान ही जाने। ठीक, इसलिए थोड़ा सा पर्यावरण को भी ध्यान में रख के काम करें आप लोग। ठीक, चलिए, तो ये दिखाया हुआ है कैसे ये वायुमंडल, यहाँ से कैसे एक चक्र दिखाया हुआ तीनों घटक का कि कैसे चलता है। जैसे ये वायुमंडल हो गया, फिर यहाँ से ये जलमंडल, झील, नदी, फिर इधर, मतलब एक दूसरे से सारे कनेक्टेड हैं, वो चीज़ इसमें दिखाया गया है। ठीक है, पर्यावरण के तीनों घटकों के बारे में क्या अंतः उनका आपस में अंतः क्रिया है वो समझाया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पर्यावरण। भारत का संविधान और पर्यावरण में क्या संबंध है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। यानी कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है पर्यावरण के संबंध में, तो बिल्कुल की गई है। देखिए, जैसे प्रस्तावना के तहत भी है, मूल अधिकारों के तहत है, ठीक, नीति निर्देशक तत्वों के तहत है, मूल कर्तव्यों में भी दिया हुआ है। तो ये सारे आप पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 14, 19, 21 ये सब मतलब इसके लिए है। ठीक, समानता और इसकी बातें करता है। अनुच्छेद जो 47 है, 48 का है, ये भी पर्यावरण से संबंधित है। ठीक, अनुच्छेद ये जो 51 का छा है, इसमें भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें संविधान में वर्णित हैं। देखिए, जैसे ये भारत का संविधान जो है वो अनुच्छेद जो 51 का छा है उसमें क्या कहा है, क्या चीज़ कहा गया है इसमें, ये बेसिकली मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। तो यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक वातावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करे, उनका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे। कहने का मतलब है कि अगर आप मनुष्य हैं, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उनका संरक्षण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेड़ काट दिया, पक्षी मार दिया, इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनको आप एटलीस्ट, अगर आप बढ़ा नहीं पा रहे हो तो एटलीस्ट उनको संरक्षित करो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 क्या जो है का वो क्या कहता है, तो देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेगा। ये DPSP में है। ठीक है, यानी कि इस तरीके का ये राज्य जो है वो, यानी सरकार कुछ काम करेगी, कदम उठाएगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आए दिन कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सबसे पहले पारित हुआ था ये 1972 में। ठीक, लागू करने का कारण क्या था कि 1972 में ही एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, आगे भी पता चलेगा ये। ठीक है, ये हुआ था, संपूर्ण भारत में ये लागू है। 2002 में ये एक और है, ये प्रमुख संशोधन हुआ था इसमें, और 2022 में भी हुआ था एक प्रमुख संशोधन। ठीक, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2022 के तहत संरक्षण से संबंधित कुल 4 अनुसूचियाँ बनाई गई थी इसमें बेसिकली। तो उनके बारे में बताया गया है कि अनुसूची 1 में क्या क्या आएंगे, अनुसूची 2 में क्या आएंगी, अनुसूची 3 में क्या आएंगी, अनुसूची 4 में, ये चारों की दिया हुआ, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, तो ये है, वैसे पूछ भी सकता है कि सूची 1 में क्या है, सूची 2 में क्या है, इस तरीके से अनुसूची याद रखिएगा थोड़ा सा। पर्यावरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम कौन कौन से चलाए जा रहे हैं, तो वो देखिए, जैसे राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण, ये 1987 में, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, ये देखिए 1983 से 2001, फिर 2002 से 2016, और अब 2017 से जो है वो 2031 के बीच चल रही है। तो राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, ये नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। जब आप मेंस लिखेंगे, मेंस में अगर आप वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो इन प्रयासों को आप दिखा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रयासों को आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक, जैसे ये राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, ये इनफैक्ट मैंने भी मतलब नहीं देखा था, मैं आज इसको पढ़ रहा हूँ पहली बार। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि इस तरीके की कोई योजना चल रही है, तो ये मेरे लिए भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग भी इसको लिख लीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वर्ष 2000, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि गठन, ये केंद्रीय बजट इसमें। ठीक, राष्ट्रीय बांस मिशन, ये पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन फिर 18-19 में शुरू हुआ।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NGMC भी शुरू हुआ, ठीक है, ये NMGCG 12 अगस्त 2011। राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण योजना ये 83-84 में। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान 1986 में। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, कहीं ना कहीं आप इसको कोट कर सकते हो जब आप मेंस लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, आप बताइएगा आपको मेंस के आंसर राइटिंग का वीडियो चाहिए क्या? कमेंट कीजिएगा आप लोग अगर चाहते हैं तो। सामान्यतः पर्यावरण का वर्गीकरण नहीं है, तो क्या नहीं है? तो परिचालन जो पर्यावरण होता है वो पर्यावरण का नहीं है, बाकी है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित जो पर्यावरण होता है उसको एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं, ठीक है, यानी कि मानव द्वारा हस्तक्षेप किया गया। पर्यावरण संरक्षण में दुर्लभ उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो जो ग्लोबल 500 है वो किससे संबंधित है? वो ये से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। कृषि मृदाएं पर्यावरण में निर्मुक्त करती हैं, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक, ये ध्यान रखा। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए वो दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें दिया हुआ है पर्यावरण संरक्षण जो 1986 का रहा अधिनियम, उसमें क्या क्या उद्देश्य है, कब प्रभावी हुआ, क्या हुआ, वो देख लीजिए एक बार। इसका एक नाम और भी है जो कि इसको अम्ब्रेला बोलते हैं, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, मतलब सारा एक साथ कर दिया इसमें। उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जो स्टॉकहोम में हुआ था, उसके निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए। बेसिकली आपको याद होगा कि 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसके लिए भी, मतलब उसके बाद भी, उसी के बाद ये बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उसमें, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं उस तरीके से, कोई घटना और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये प्रभावी कब हुआ? 1986 नवंबर में। प्रभाव क्षेत्र संपूर्ण भारत में है। भोपाल गैस, ये देखिए मैं वही बोल रहा था ना ये, कि ये चीज़ कहीं ना कहीं है, तो ये इसको पारित किया था उसके उपरांत। पर्यावरण से संबंधित विभिन्न अधिनियम और समितियाँ, और भी देख लीजिए आप इसमें क्या क्या बनाए गए हैं, उसके ऊपर भी मैंने बताया था, ये है, ठीक है, जनजातीय और ये अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम, ठीक। ये आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन अधिनियम 2017, वन संरक्षण 1980, ये सब मैचिंग में आते हैं, ये इनको हल्के में मत लिया करिए। ये समझ लीजिए कि एक तरफ आपको ये दे देगा और एक तरफ ईयर दे देगा, अब आप मैच करो, अगर नहीं आता रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िए, नोट कर लीजिएगा। ये बहुत पूछा गया है, ये भी बहुत पूछा गया है, ठीक है, ये भी पूछा गया है, मतलब ये जितने हैं वो सारे आए हैं मैचिंग में, ठीक है। तो ये सारे ही देख लेना आप। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये हो गया, ठीक। राष्ट्रीय वन नीति क्या है, कैसे है, कब आई थी? तो पहली जब आई थी वो 1894, यानी कि ये औपनिवेशिक काल की बात कर रहा है। द्वितीय जो आई थी 1992 में, स्वतंत्रता के पश्चात, ये पहली वन नीति थी, ठीक है। तृतीय कब आई थी? तो 1988 में आई थी। वर्तमान समय में भी ये प्रभावी है, 1988 वाली, ठीक। तो इस तरीके से याद रखिएगा। NGT एक ऐसी संस्था जिसकी स्थापना जो है वो बेसिकली इसीलिए ही की गई है कि जो पर्यावरण से संबंधित वाद हैं, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित जितने भी वाद हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ना जा कर के ये NGT जो है उस पर फैसला सुनाता है, ठीक है। और इसमें बहुत तेज़ी के साथ फैसला होता है, मतलब 6 महीने के अंदर आपको उसमें आपको बता देना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको जिस तरीके से अभी देखिए 20-20, 25-25 साल तक, 30 साल तक वो केसेस ऐसे ही, मतलब पेंडेंसी बनी हुई है। भगवान जाने पता नहीं कैसे क्या है चीज़ें, कितना दिन तक इसको खींचते हैं, कैसे खींचते हैं। लेकिन पर्यावरण से संबंधित वाले जो भी वाद हैं जितने भी, उनमें ऐसा नहीं है, वो आपको एक टाइम लिमिट दिया हुआ है, उतने में ही करना है। तो ये CRPC और ये 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर चलता है। पूछा भी गया है ये कि NGT जो है वो नैसर्गिक न्याय पर चलता है या क्या है, तो एक वाक्य में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, नैसर्गिक न्याय, ठीक है, जिसको प्राकृतिक सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो याद रखना, भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता और चेन्नई, 4 जगह हैं इसके जो रीजनल ऑफिस, ठीक। स्थापना इसकी 18 अक्टूबर 2010 में, अधिनियम ये था 2010, ये सांविधिक है, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो आप कमेंट करके बताइए कि अभी कौन है NGT का अध्यक्ष, ठीक है। नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र करता है, ठीक है, NGT में। मामलों का निपटान, मैंने बताया ना कि मामलों का निपटान आपको 6 महीने के अंदर कर देना है, ऐसा नहीं कि मतलब चलता ही रहेगा। अभी जैसे एक वो लाल किले वाला जो केस है, देखिए अभी तक वो चल रहा है, 20-25 साल पहले का वो मुकदमा है, उस मतलब आतंकवादी को अभी तक मतलब वो फांसी नहीं हो पाई है, और अभी भी उसने शायद पिटीशन डाला था, ये दया याचिका डाली थी इस प्रेसिडेंट के पास, और वो खारिज हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से है। यह अधिकरण
अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार से प्रेरणा प्राप्त करता है, तो ये याद रखना। ठीक, नेक्स्ट और देखते हैं कौन कौन से गठन कौन कौन से ये पर्यावरण संरक्षण के लिए गठन किए गए। जैसे सितंबर 1984 में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम आया था, ये 1974 में। ठीक है, ये क्या क्या हुआ, तो इसमें ये CBCB की जो CPCB है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसकी स्थापना इसी के तहत की गई थी। ठीक, ये सारी चीज़ें याद रखना। इसमें ये कभी कभी पूछ लेता है कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है, तो ये जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ठीक है, ये याद रखना, इस तरीके के प्रश्न पूछा गया है। ठीक, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। जलवायु का सही सूचकांक है प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मौसम विज्ञान आज समय लागू हुआ था कब, 23 मार्च 1950 को। जल में दलदली भूमि में या तालाब के किनारे पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो वो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं सब। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो एम्स्टर्डम में है। ठीक, ये 2018 का प्रश्न आया हुआ है ये। ठीक है, इस तरीके से पूछता है, और भी कई बार पूछा गया है मैचिंग में उसके बाद भी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके तहत किया गया है, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है प्रश्न, शायद ये भी पूछा गया है। 1986 का जो पर्यावरण अधिनियम है उसके तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन। ठीक है, जो GM फसलें होती हैं, GM फसल जो जैसे BT कपास, BT बैगन है ना, इस तरीके से, तो ये इनको जो अनुमोदित करता है, कौन ऑथराइज़ करता है, तो वो यही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन। और वो किसके तहत उसका गठन किया गया था, तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न संगठन देखिए इसमें दिया गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर भारत सरकार द्वारा 1992 में, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड 1962 में। ठीक है, राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण ये 2009 में, 1986 के ही तहत। ठीक है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पर्यावरण विकास बोर्ड 1992 में। भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट ये 1998 में एक NGO के रूप में स्थापित हुआ था, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट। ठीक है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB, इसकी स्थापना 2007 को हुई थी, और कौन से अधिनियम के तहत, 1972 वाले के तहत। क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और जबलपुर, तो 4 मेट्रो सिटी है ही है, उसके अलावा जो है जबलपुर में है। ठीक है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ठीक, याद रखिएगा। नीरी, बहुत प्रश्न पूछता है इससे। नीरी के बारे में UP PCS में उठा के देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि हर अल्टरनेट ईयर में एक बार इससे प्रश्न पूछा गया है, और ज़्यादातर समय पे इसका जो हेडक्वार्टर है वही पूछा जाता है कि कहाँ पे है नीरी। ये बेसिकली इसका जो हेडक्वार्टर है तो नागपुर में है ये। ठीक है, स्थापना वर्ष याद रखिएगा 1958 में, और मुख्यालय इसका नागपुर में है। क्षेत्रीय कार्यालय जो रीजनल हैं उनको भी एक बार देखिए, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, ये 4 जगहों पे 5 जगहों पे याद रखिएगा। ठीक है, मतलब मेट्रो सिटी तो है ही है, उसके अलावा हैदराबाद में है। जैसे इस वाले का देखा था कि जबलपुर है मेट्रो सिटी के अलावा, कौन सा, ये है ना WCCB, तो ये जबलपुर में है मेट्रो सिटी के अलावा, एक जबलपुर में है। ठीक है, रीजनल ऑफिस। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फटाफट। देखिए NEA क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण, ये जो है 1997 के उस पर स्थापित हुआ था ये। ठीक है, इसका कार्य क्या है, वही पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्य हैं इसके। ठीक, अभी ये देख लीजिए, नीरी बता दिया। WMO ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये बेसिकली कब आया था, तो ये 1950 में आया था। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण, इस तरीके से पूछता है। ठीक, पूर्व नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन, प्रारंभिक नाम अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO था, अभी WMO हो गया है बेसिकली। कुछ परीक्षा उपयोगी जो दृष्टि है, देखिए कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में निर्मुक्त करते हैं क्या, तो माइक्रोबीट्स। ठीक है, माइक्रोबीट्स। और पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाली सूक्ष्म कणिकाएँ जो माइक्रोबीट्स होती हैं वो अत्यधिक हानिकारक मानी जाती हैं, तो समुद्री पारितंत्रों के लिए। यानी कि अगर आप कुक्कुट जो उद्योग है, कुक्कुट उद्योग क्या है, जो ये होता है ना मुर्गी पालन वगैरह, ये। ठीक है, तो उसमें माइक्रोबीट्स होते हैं, वो माइक्रोबीट्स बेसिकली समुद्री पारितंत्र के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। सतत और धारिणी विकास क्या है ये समझिए, इससे प्रश्न मेंस में बहुत पूछता है। एक प्रश्न SDG से ज़रूर पूछता है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि SDG इंडेक्स आया था अभी, ठीक है, 2023 का था या 24 का था, शायद 24 का, उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है अभी बताइएगा। ठीक है, मैंने ये सब प्रश्न पूछे भी हैं। ठीक है, मैं
अपना जो यूट्यूब ये जीएसटी पाठशाला वाला चैनल है उस पर कम्युनिटी में जाया करिए आप लोग। कम्युनिटी में मैं डेली 5 से 6 प्रश्न, एवरेज मुझे लगता है 5 प्रश्न होंगे, कभी 6 हो गए, 7 हो गए, कभी 3 भी हो गए। तो एवरेज अगर मान के चलो कि 5 प्रश्न मैं मतलब डेली डालता हूँ। कभी हो सकता है 1-2 दिन का गैप हो जाए, अदरवाइज़ 5 प्रश्न डेली मेरा मतलब टारगेट रहता है। अगर उन प्रश्नों को आप हल करते हैं तो आपका बेहतर जो है वो जीके, स्टैटिक पोर्शन, करंट, ये सारी चीज़ें तैयार होती रहेंगी। तो उनको भी आप हल किया करिए, ठीक है। और उसमें कुछ टाइम नहीं लगना है, टक टक करिए, आपको आंसर भी पता चल जाएगा उसी समय, ठीक है। सतत विकास क्या है, आते हैं हम अपने मुद्दे पर। सतत विकास या धारणीय विकास क्या है बेसिकली? देखिए, जैसे जो संसाधन हम आज यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो जल हो गया, जो भी चीज़ें हैं, और भी अन्य जो प्राकृतिक संसाधन हैं, इनको इनका जो भंडारण है, मतलब उसको इस तरीके से यूज़ करना है कि आज की तो आवश्यकता पूरी हो ही, भविष्य में इनकी जो ज़रूरतें हैं, उसके भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए वो कहीं कम ना पड़ जाए, कहीं समाप्त ना हो जाए, इस तरीके से उसको यूज़ करना है। तो ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना कि ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना, यानी कि हम अगर आज जल संसाधन यूज कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जल के लिए तरसें और हमें गालियाँ दें कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो बाबा दादा थे, वो जल का इतना दोहन कर दिया कि कुछ बचा ही नहीं, और लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहते हैं पानी को लेकर के। दिल्ली में देखिए, आप जाइए, पूछिए, दिल्ली का हाल देखिए, बेंगलुरु का हाल देखिए, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए आप, वर्षा ज़रूर होती है वहाँ पे, लेकिन पीने का पानी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि स्टोरेज वहाँ कैसे करोगे, ठीक है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पानी बचाने का जो है एक ही तरीका है, मतलब आप लोग, वाटर कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट बचाने में आप कर सकते हैं काम, ठीक है। तो उसको बचाइए ज़रूर। पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए थोड़ी सी आपको थोड़ा लेक्चर एक्स्ट्रा भी पड़ रहा है। तो ये हो गया। ये कब आया था ये सतत जो, ठीक है। तो ये सतत जो विकास है या धारणीय विकास है, ये कब आया था पहली बार? तो ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट ने ये पहली बार ये किया था। शब्द का प्रयोग जो है IUCN ने अपनी रिपोर्ट में किया था ये सबसे पहले, ठीक है। WCED 1987 में एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है। विश्व आयोग बना था ये, ब्रटलैंड रिपोर्ट भी बोलते हैं उसको। इसका डेट याद रखिएगा, 1987 में। इसका जो थीम थी, इसके जो था ये कि आवर कॉमन फ्यूचर, ये पूछा गया है, ठीक है। इसमें इस शब्द की व्याख्या की गई है। उद्देश्य क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि पहली बार कहाँ पे यूज़ हुआ, किस उसमें यूज़ हुआ। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि जो ये पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग बना था रिपोर्ट, उसका जो है थीम क्या था, उसका उद्देश्य वो क्या था, उसका थीम। तो ये आवर कॉमन फ्यूचर, ये पूछा गया प्रश्न है, देखिएगा आप लोग, ठीक है, मिल जाएगा आपको। सतत विकास पर केंद्रित प्रमुख जो सम्मेलन हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं, देखिए। तो ये पृथ्वी सम्मेलन जिसको बोलते हो आप लोग, इसी में एजेंडा 21 आया था, जिसे रियो घोषणा भी कहते हैं। सतत विकास के लिए पूर्ण रूप से ये समर्थन देता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जोहान्सबर्ग सम्मेलन फिर उसके बाद हुआ, ठीक, 2002 में हुआ। इसका अन्य नाम है रियो +10, यानी कि 10 साल बाद हुआ था ना ये, 92 से लेकर 2010 साल का गैप हो गया इसमें, इसी वजह से इसको रियो +10 भी बोलते हैं, ठीक। प्रमुख मुद्दा इसमें सतत विकास रहा। पृथ्वी सम्मेलन एक अन्य नाम जो 2012 में हुआ था, ठीक है, इसको रियो +20 या रियो 2012 भी कहते हैं। इसमें द फ्यूचर वी वांट शीर्षक ये भी पूछा गया है, द फ्यूचर वी वांट ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो दोनों याद रखिएगा, आवर कॉमन फ्यूचर और द फ्यूचर वी वांट, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण से संबंधित कुछ आवश्यक सूचनाएं देख लीजिए सतत विकास या टिकाऊ विकास के लिए। जैविक अधिवास से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, पर्यावरण के आधारभूत कारक हैं ये। वर्तमान पर्यावरण की स्थिति, मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित ये है। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या का आकार, ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए जो कि आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। धारणीय विकास के कई आयाम शामिल है, धारणीय कृषि भी है। यूएनओ द्वारा वर्ष 2023 में किसके लिए ये घोषित किया गया था वर्ष? तो मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 1972 में द लिमिट टू ग्रोथ नामक रिपोर्ट किसने प्रकाशित की थी? तो ये क्लब ऑफ रोम, पूछा गया प्रश्न है। ये 1987 में प्रकाशित ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट संबंधित है, तो धारणीय विकास से बता ही दिया मैंने, आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स जारी करता है कौन? तो NEF, न्यू
इकोनॉमिक्स फाउंडेशन जारी करता है, ठीक है। सकल राष्ट्रीय खुशहाली GNH को अपनाने वाला देश कौन सा है, तो भूटान है, ठीक है। वहाँ पे ये इंडेक्स अपनाया जाता है, ठीक। सतत विकास के प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ये सारे उद्देश्य यही हैं। SDG इंडेक्स, आपको पता होगा कि SDG सतत विकास जो है वो, ये जो इसके लिए गोल्स बनाए गए थे 2015 से पहले MDG थे, ठीक है, MDG। लेकिन यहाँ पे 2000 से लेके 2015 तक 15 वर्षों के लिए MDG थे ये, ठीक है, मिलेनियम ये गोल थे। अभी जो हैं वो 2015 से लेकर 2030 तक SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 गोल्स हैं। उन गोल्स को याद रखिएगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे पूरा शेयर कर रखा है। उनसे प्री में, मेंस में, वो अगर आप 17 के 17 हो, आप रट रखे हो, तो मेंस में आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो। और प्री में भी पूछता है वो, ठीक है। मैचिंग में आप देखिएगा उठा के, PYQ में अभी इसमें भी आया था, RO 2000, अभी जो 23 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी वो मैचिंग में दिया हुआ था, ठीक है। तो सतत विकास प्रमुख उद्देश्य ये देख लीजिए, वही सारी चीज़ें हैं। क्या क्या है वो सब है, बहुत ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाएंगे, आगे जहाँ पूछेगा वो बताता हूँ मैं आपको। पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन, ये बता दिया मैंने कहाँ कब हुआ था ये, ठीक है। ये दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। एजेंडा 21 के प्रमुख भाग, ये देखिए क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ये सारी चीज़ें हैं एजेंडा 21। कई बार ये भी पूछता है कि किससे संबंधित है, तो जो रियो घोषणा थी, ठीक है, वही 1992 में, ठीक। एजेंडा 21 की जो उत्पत्ति हुई मैंने बताया 1992 में, ठीक है। धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना, इसकी समीक्षा जून 1997 में रियो +5 में हुई थी सम्मेलन में, ठीक। पारिस्थितिकी विनाश और आर्थिक असमानता को समाप्त करना, ठीक है, ये इसका प्रमुख लक्ष्य था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो रियो समिट हुआ था, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, देखिए, ठीक है। ये पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCD आयोजन कहाँ हुआ था ये पता है, ठीक है। ये पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक तापन संपोषणीय विकास और ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का संरक्षण, ये सब था। उद्देश्य ये है। बाकी इसके परिणाम ये सब हुए थे कि इसमें UNCCC का गठन हुआ, ठीक है, UNCCD बना, CBD बना, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहले भी मैंने ये चीज़ें बता रखी हैं। अगर आप मेरी ताबड़तोड़ सीरीज़ फॉलो करते हो तो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये पर्यावरण वाले पे बता रखा है मैंने, ठीक है। जो प्रश्न पूछे गए हैं हमेशा या पूछे जाने की संभावना रहती है, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये हरित अर्थव्यवस्था क्या है, हरित अर्थव्यवस्था क्या है, तो इसका अर्थ होता है कि निम्न कार्बन संसाधन कुशल एवं सामाजिक रूप से समावेशी अर्थव्यवस्था, वही हरित अर्थव्यवस्था है। अगर हरित अर्थव्यवस्था है तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें, मतलब पर्यावरण संरक्षण से काम के लिए, संरक्षण के लिए काम करते हैं, ठीक। ये देखिए इसके कई सारे सिद्धांत हैं। तो ये देखिए, जैसे एक गृही सीमा, जन कल्याण, सुशासन, कुशलता एवं प्रचुरता, जस्टिस, न्याय, ये सब इसी ग्रीन जो इकोनॉमी है उसी का ये सिद्धांत हैं ये, ठीक है। सकल पर्यावरण जो उत्पाद होता है ये कैसे निकाला जाता है, तो ये वार्षिक आधार पे किसी क्षेत्र विशेष में मानव कल्याण के लिए ये, ठीक। तो ये है सकल, ये सकल पर्यावरण उत्पाद वही GEP जो है, ये कब आया था ये संकल्पना, ये 1997 में रॉबर्ट कॉस्टांजा जैसे पारिस्थितिक अर्थशास्त्रियों ने दिया था ये, ठीक है। ये अब ये पूछ ले कि GEP, ठीक है, किसने दिया था 97-98 में, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, रॉबर्ट कॉस्टांजा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो आज हम 10 पेज तक ही रखते हैं इसको, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आगे बताएंगे, ठीक है। तो आज इतने ही रखते हैं। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करिए, कुछ प्रोत्साहन करिए, इसको जो है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और बेहतर चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक है। अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग से वीडियोस चाहिए, चाहे वो मेंस मतलब क्वेश्चन दे के आंसर लिखना या वैसे डिस्कशन करना या जिस तरीके से भी हो, अगर आप चाहिए तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।